सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता कैसे पूरी आलमी मईशत को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। एक तंग सा समंदरी रास्ता, एक सियासी तनाज़ा और अचानक तवानाई की वो शहरग जो पूरी दुनिया को चलाती है, उसमें एक रुकावट आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की, जो आलमी तवानाई के लिए एक इंतहाई अहम गुजरगाह है। रोज़ाना यहाँ से इतनी ज़्यादा माए कुदरती गैस यानी एलएनजी गुजरती है कि दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर मुनहसर है। समझें कि ये कोई आम समंदरी रास्ता नहीं, ये तो आलमी माईशत की धड़कन है। तो असल सवाल ये है कि जब तवानाई की ये लाइफलाइन अचानक काट दी जाए तो फिर होता क्या है। इस एक रुकावट का असर कहाँ-कहाँ और कैसे महसूस किया जाता है। चलें, इस बहरान की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक इलाकाई झगड़े ने उस अहम रास्ते पर ट्रैफिक को तकरीबन रोक दिया और यहीं से एक आलमी जंजीरी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। ज़रा इन आदादो शुमार को देखें तो इसकी अहमियत समझ में आएगी। दुनिया का 20% तेल और इतना ही यानी 20% गैस यहीं से गुजरता है। कतर, जो एलएनजी पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके लिए तो दुनिया तक पहुंचने का यही एक अहम रास्ता है। मतलब जब हुर्मुज़ में ट्रैफिक जाम होता है ना, तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, पूरी दुनिया की माइशत का पहिया सुस्त पड़ जाता है। और हुआ भी यही। कुछ फौजी कार्रवाइयों की वजह से सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई जिसे माहिरीन बुलंद ट्रांजिट रिस्क कहते हैं। आसान अल्फाज में, जहाज रानी कंपनियों के लिए यहाँ से गुजरना इंतहाई पुरखतरा हो गया और नतीजा ये निकला कि ये रास्ता अमली तौर पर बंद हो गया। तो ये एक तरह से नाकाबंदी ही थी। अच्छा, इस बंदिश का सबसे पहला और सबसे ड्रामेटिक असर कहाँ देखने को मिला? यूरोपीय नेचुरल गैस मार्केट में, जहाँ कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। ये उस बहरान का पहला झटका था जो पूरी दुनिया में महसूस किया गया। मार्केट ने फौरन ही अपना रद्द-ए-अमल दिखाया। ऐसी घबराहट फैली कि गैस की कीमतों में एकदम से 35% का इजाफा हो गया। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी, ये तवानाई की मार्केटों में एक ज़लज़ले के बराबर था। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। हालात इतनी तेज़ी से बिगड़े कि ये इजाफा 54% की नाकाबिले यकीन सतह तक पहुंच गया। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं थे, बल्कि ये मार्केट में फैली हुई शदीद घबराहट की निशानी थी कि अब सप्लाई का क्या बनेगा। इस इजाफे की शिद्दत को समझने के लिए याद करें 2022 का तवानाई बहरान। ये जो उतार चढ़ाव था ना, ये उस बहरान के बाद सबसे शदीद था। इससे अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल कितनी संगीन थी। लेकिन यहाँ कहानी में बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ जहाँ गैस मार्केट में आग लगी हुई थी, वहीं तेल की मार्केट में हैरानकुन तौर पर सुकून था। ये एक ही बहरान पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ मार्केटों के बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल की कहानी है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ये चार्ट देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ गैस की कीमतों में 34% का ज़बरदस्त उछाल और दूसरी तरफ ब्रेंट खाम तेल की कीमत सिर्फ 7% से कुछ ज़्यादा बढ़ी, जो कि गैस के मुकाबले में बहुत ही कम है। इसकी वजह इन दोनों मार्केटों के बुनियादी ढांचे में है। इसे ऐसे समझें, तेल की मार्केट एक बहुत बड़े गोदाम की तरह है। इसमें इजाफी पैदावारी सलाहियत भी है और हुकूमतों के पास बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक ज़खायर भी, जो किसी भी अचानक झटके को सह सकते हैं। इसके बरक्स एलएनजी की मार्केट एक जस्ट इन टाइम डिलीवरी सर्विस जैसी है, जहां सप्लाई पहले ही बहुत टाइट होती है और ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी कम है। इसलिए ज़रा सी भी रुकावट पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर देती है। चलें अब मालियाती मंडियों से निकल कर देखते हैं कि हकीकी दुनिया में, यानी ममालिक और कंपनियों पर इस बहरान का क्या असर पड़ा और सप्लाई के लिए कैसी भागदौड़ शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा एक तारीखी कदम था। कतर एनर्जी, जो दुनिया की 20% एलएनजी बनाती है, उसने तकरीबन 30 साल में पहली बार अपनी सारी पैदावार रोक दी। इस एक फैसले ने बहरान की गहराई और शिद्दत को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। तो यहाँ एक कानूनी इस्तिलाह समझना बहुत ज़रूरी है, फोर्स मेजर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई ऐसी आफत आ जाए जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, जैसे जंग, तो आप अपने मुआहदे पूरे ना करने पर जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। कतर एनर्जी और उसके खरीदारों जैसे भारत की पेट्रोनेट एलएनजी ने इसी शिक का सहारा लिया। तो इस सप्लाई की बंदिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हुआ?
بھارت کو دیکھیں، جہاں سپلائی میں 40% تک کی کٹوتی ہوئی۔ چین، جو دنیا کا سب سے بڑا خریدار ہے، وہ بری طرح متاثر ہوا۔ پھر جاپان، جنوبی کوریا اور پاکستان جیسے بڑے ایشیائی خریدار، اور یورپ بھی، جو اپنی گیس کا ایک بڑا حصہ قطر سے لیتا ہے، سب اس کی زد میں آئے۔ اب فوری بحران کی بات تو ہو گئی، لیکن اس واقعے نے جو طویل مدتی نقصان پہنچایا وہ کہیں زیادہ گہرا تھا۔ یہ صرف سپلائی کا نہیں بلکہ یہ اعتماد کا بحران تھا۔ ایک تجزیہ کار، ساؤل کوونگ، نے اس صورتحال کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، قطر LNG کے بارے میں یہ پرانا خیال کہ وہ قیمت اور شرائط میں ہمیشہ ایک پریمیم کا حقدار ہے، اب چکنا چور ہو گیا ہے۔ یعنی اصل نقصان گیس کی سپلائی کا نہیں تھا، بلکہ قطر کی اس ساخ کا تھا کہ وہ ہر حال میں ایک قابل بھروسہ سپلائر ہے۔ اس واقعے کو حالیہ تاریخ کے تناظر میں دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف 4 سال کے اندر گیس کی سپلائی کو یہ دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ 2022 میں روس یوکرین جنگ نے یورپ کی پائپ لائن گیس کو متاثر کیا، اور اب آبنائے ہرمز کے بحران نے دنیا کی LNG سپلائی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس سب سے سیکھنے والی بات کیا ہے؟ توانائی خریدنے والے ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اس بحران نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اپنی توانائی کی ضرورتوں کے لیے صرف ایک راستے یا ایک ملک پر انحصار کرنا کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ مستقبل میں سپلائی کے ذرائع کو متنوع بنانا ہی واحد حل ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر بات ختم کریں گے، صرف 4 سال میں 2 اتنے بڑے عالمی جھٹکوں کے بعد کیا اب بھی LNG کو ایک قابل بھروسہ ایندھن سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت میں توانائی کی دنیا کی سمت طے کرے گا۔